जो भारत माँ के वीर सपूत हैं वो शहीद हो रहे हैं और आप इस तिरंगे को पैरों तले रुंधवा रहे हैं। आपको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। किसी विपक्ष के किसी नेता ने अपने घर पे भी बनवा दिया होता ना, घर के बाहर, तो मैं आपको बता रहा हूं अब तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन वाले लोग जो अभी अनऑफिशियली तौर पर हंगामा करते हैं, दंगे और प्रदर्शन करते हैं, फिर ये लोग ऑफिशियली तौर पर दंगे प्रदर्शन करने लग जाएंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे? सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट जो है वो इन पर तो लगाम नहीं कसता जब टेलीविजन चैनल पर जूता खोल दिया जाता है। आप मुझे बताइए, नहीं मैं क्या बोलता हूँ आपसे, अगर वो बुलडोजर चला रहे हैं, आपने भी बुलडोजर चला दिया तो न्यायपालिका पर ताला लटकवा दीजिए। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि आप मोदी जी से भी नहीं जुड़े हुए तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अस्पताल में जाना चाहिए। मोदी से सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी से नहीं पूछ सकते हैं। मैं धर्म के नाम पर कोई मेरे को अपनी बहन की शादी थोड़ी करानी जो मैं धर्म के नाम पर मैं बात कह रहा हूँ। इस देश के अंदर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी बड़का हिंदू या मोदी जी सबसे बड़का हिंदू? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। मेरे साथ खास मेहमान है इस समय मोहित शर्मा। खबरें कुछ खास है। आज मोदी जी इंदौर में थे। इंदौर में अप्रवासी भारतीयों की बैठक हो रही थी। कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे साफ दिख रहा है कि अप्रवासियों को बैठने की जगह नहीं मिली। पहले तो तिरंगे को फुटपाथ पर पेंट किया गया, पीले घास को पेंट करके हरा बनाया गया, उसके बाद भी अप्रवासियों के लिए कुर्सियां नहीं मिली। वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्रकार कह रहा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की। नाम है अभिनव पांडे। सवाल है कि पत्रकार शुभम पांडे, पत्रकारों की हालत क्या हो गई। और दूसरी तस्वीर एक दिखा रहा हूं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के जिस नेता को गिरफ्तार किया गया था उसको आज जमानत मिल गई। अखिलेश उससे पहले तो डीजीपी ऑफिस में जाके बैठ गए, पुलिस हेडक्वार्टर में। उसके बाद वो जेल में मिलने गए। मतलब अखिलेश यादव अब सड़कों पर उतर गए। एक तस्वीरें दिखा रहा हूं पहले। विकास अगर खुल गया हो कोई जगह खुल तो चाय बाहर से आने नहीं पिएंगे, यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, बाहर की पिएंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं था, जहर मिला दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझ रहे हैं, ये गलत आरोप है या यूपी पुलिस की विश्वसनीयता खतरे में है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज का आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहला आपका प्रश्न था कि देश के तिरंगे को लेकर अगर कोई व्यक्ति इस देश के अंदर तिरंगे का अपमान करता है तो तिरंगे के अपमान की क्या सजा होती है आप सभी को पता है। उसके ऊपर देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया। पहले आप बोलते नहीं, मैं वो वीडियो दिखा दूंगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जिस तरीके से देश के तिरंगे को पैरों तले रुंधवाया गया, ये वीडियो देखिए जो मोहित बता रहे हैं। हाँ, बोलते रहिए आप। हाँ, देश के तिरंगे को पैरों तले रुंधवाया गया। देश के तिरंगे की जो ये आप देख रहे हैं सड़कों पर छवि बनवाई गई। अरे भाई, भारत देश का तिरंगा है। इस तिरंगे के खातिर सरहद पे जवान गोली खा रहा है। इस देश के तिरंगे के खातिर जो भारत माँ के वीर सपूत हैं वो शहीद हो रहे हैं और आप इस तिरंगे को पैरों तले रुंधवा रहे हैं। आपको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए और देश की सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है इस देश के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास के थोड़ा सा पीछे पन्नों में जाऊं तो मेरे को सिर्फ इंदिरा गांधी याद आती है। जब इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री, मैं बता सकता हूं कि जो कोर्ट के अंदर गई थी। जब आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के ऊपर एक मुकदमा हुआ था जिसके चलते इंदिरा गांधी कोर्ट के अंदर पेश हुई थी, उसके बाद आज तक मैंने देश के किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट के अंदर पेश होते हुए नहीं देखा है। चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे फिर वो किसान बिल का मामला रहा हो, चाहे फिर वो अभी तिरंगे का मामला हो। तिरंगे को अपमानित इस देश के अंदर किया जा रहा है और पता नहीं कैसे लोग हैं। मैंने इन लोगों का कुछ नाम रखा है, एक स्पेशल नाम रखा है शंभू भाई। इस देश के अंदर हिंदुओं का एक स्पेशल नाम है और ये बीजेपी वाले हिंदुओं का स्पेशल नाम है सरकारी हिंदू। सरकार गई नहीं कि ये सरकारी हिंदू भी नहीं गए। ये सरकारी हिंदू ऐसे हिंदू हैं कि जो सरकार के एजेंडा होता है, जो सरकार के जो मुद्दे होते हैं, सिर्फ उन्हीं पे बोलते हैं, जहां इनको हिंदू और मुसलमान देखने को मिलता है। आपने आज से पहले भगवान श्री राम का कभी भी कोई रौद्र रूप नहीं देखा होगा, लेकिन श्री राम का रुद्र रूप आपको देखने को मिला, हनुमान जी का रुद्र रूप आपको देखने को मिला। तो ये जो सरकारी हिंदू हैं इनको समझ में नहीं आता कि इनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सरकारी हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ देश के अंदर हिंदू और मुसलमान करने के लिए किया जा रहा है और किसी काम के लिए नहीं। अभी सरकारी हिंदुओं को देखिए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते जो अयोध्या के जो महंत और जो साधु संत हैं
उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को सही ठहराया, राहुल गांधी को लेटर लिखा, लेकिन ये जो सरकारी हिंदू हैं ये अभी भी चुप और मौन बैठे हैं। अभी क्यों नहीं बोले? अब आप उनको देशद्रोही बताएंगे उन महंतों को, या फिर उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर अगर बताएंगे? ये तिरंगा अगर किसी दूसरी पार्टी ने सड़क पर बनवाया होता तो क्या होता? दूसरी पार्टी, मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये तिरंगा किसी विपक्ष के किसी नेता ने अपने घर पे भी बनवा दिया होता ना, घर के बाहर, तो मैं आपको बता रहा हूं अब तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता। जो इंडियन फ्लैग जो है, मुसलमान ने अगर जहाज में सुसु कर दिया होता तो, जहाज में अगर उसने मुसलमान ने अगर टॉयलेट कर दिया होता तो सारे मुसलमानों को जहाज में चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता। अभी आप ये देखिए, और एक किसी स्टैंड मुसलमान ने अगर अभी आप ये देखिए, घसीटा होता तो, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन जिसने अर्नब गोस्वामी को लेकर, आपने देखा होगा कि फ्लाइट के अंदर एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर 6 महीने का बैंड लगता है। एक महिला के ऊपर बाथरूम करने वाले पर 1 महीने का। अब एक वीडियो दिखा दिया नाराय के बैठक हुई। हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए, टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी, इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, यही देखने आए हैं। दूसरी चीज कि हम 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद, हॉल फुल हो गया, हॉल फुल हो गया, तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और हम एनआरआई अतिथि देवो भवा कल बोला गया था कि अतिथि देवो भवा ऐसे होता है कि हम लोग को बोलते बाहर खड़े नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। एनआरआई है ये, रुकिए तो सुन लीजिए। इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है? तो उस टाइप का भी कीजिए। कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे जिन्होंने सबने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि सब लोग मोदी जी के उससे आ रहे हैं, उनके उससे वो चलता है, और उसी दिन पे इतना कमोशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। फ्रॉम यूएसए problem is only one. We have registered. They are invited guests. After the registration, we are coming here. So they knew exactly how many numbers are coming all the way from different parts of the globe. And we are here especially to listen Modi ji from as close as possible. So like the flights, they should have allocated each and every people who are registered with the hall capacity. But they failed to match that. And now when we arrive here from 9 o'clock, an hour in advance, still we are told we cannot go to the hall. Hall is full. And they are making all kinds of excuses, which I cannot understand. We have attended 60,000 capacity hall in Wembley Arena. We were allocated to our seats. So why is mismanagement here? Why this excuse there is no space? They knew exactly how many people are coming. They are taking our money. And here there is no tea and coffee. There was no chairs here. There are no washroom facilities even I can't see here. We are just insulted. एक और वीडियो दिखा दे रहा हूं, उसके बाद देखिए। हाँ, along with 50 people, including the ministers from the Jamaica, Indian government's arrangement is so pathetic. Mr. Shivraj Singh Chauhan should be fired and thrown out of the whole responsibility. ये विदेश से आए थे भारतीय, ये नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं। और आपने देखा कि इन्होंने क्या बोला? वो मैडम जो है सबसे पहले बोलती है कि आपको आज ही सारा एडवर्टाइजमेंट कराना था और हम लोग आए थे सिर्फ यहाँ पर, और आप यहाँ पर हमें एंट्री तक नहीं दी। तो आप ये देख लीजिए, जिसका मोदी जी प्रचार कर रहे हैं ना, आप ये लेकिन यही लोग तो हाउडी हाउडी करते हैं, विदेश में डंका बजता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो विदेश में भक्त है, मैंने ये भी भक्त की श्रेणी में, ये भक्त वाले ही लोग हैं। आप ये देखिए ना, ये जो है ये भक्त हर जगह पाए जाते हैं आपको। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्क ये है, सुनिए, ये बिल्कुल मेहमान है और इनकी इंसल्ट को इनको समझना होगा। लेकिन फर्क क्या है? भैया गोपाल, आज यहाँ पर धरना और प्रदर्शन करना है, आप कहाँ हो? भैया मैं तो अमेरिका में हूँ। तो यहाँ पर भी बायकाट करना है क्या पठान का? भैया नहीं, यहाँ की सरकार तो बहुत लठ मारती है, बहुत डंडे मारती है, इसलिए यहाँ पठान का बायकाट नहीं करेंगे। आप वहाँ इंडिया में करो, सही है। तो आप नहीं है, विदेश में नहीं करते, ये विदेश में नहीं करते क्योंकि पता है ना विदेश में इनकी मार लगती है। एक और वीडियो सुन लीजिए। मैं आपको बैठा है, देखो मेरा दस्ता फेंक गया, जाके देखो माता जी लोग किस तरह से सेवा कर रहा है वहाँ महल में, आप लोग को जगह मिल गया भाई, उन्नत के लिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये गलत है, लोग भारतीय हैं, थोड़ा सा जगह नहीं मिला इसके लिए इस तरह से देश का अपमान। नहीं, मेरे को लगता है कि इनको अंदर जगह नहीं मिली, इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं नेहरू जी रहे होंगे। कैसे? कोई ना कोई गलती तो होगी नेहरू जी की, जिसी के कारण इनको अंदर नहीं मिली एंट्री। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों को ये बात समझनी भी चाहिए। भैया प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री की जहां मर्जी होती है वहां पर वो उसी को आने देते हैं। अभी आप इस चीज को ऐसे समझिए, ये जो नॉन रेजिडेंशियल जो इंडियंस थे जो यहाँ
पर आए हुए थे लोग, इनको अंदर कार्यक्रम में घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद भी ये खड़े होकर चिल्लाते हैं हाउडी मोदी और खूब चिल्लाते हैं। अरे भैया आप समझो ना, आप भारत देश की सिचुएशन को अमेरिका में रहकर नहीं समझ सकते। आप हिंदुस्तान के लोगों से समझिए कि भारत देश के अंदर समस्या क्या है। तो इस बार तो मन ठंडा गया होगा भारत में। अब इनको समझ में आया होगा ना कि क्यों भारत देश के लोग नरेंद्र मोदी का इतना विरोध कर रहे हैं। इनको अब समझ में आया होगा। उसके पीछे का कारण ही यही है कि देश के अंदर महंगाई पर चर्चा है नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा है नहीं। प्रधानमंत्री आए दिन आ जाते हैं। सरकार जो है वो जगह नहीं बना सकती। मतलब ये कैसे हो गया? तिरंगा सड़क पर पेंट करवा दिया, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पीला घास को हरा ये करवा तो दिया, कुर्सी नहीं लगा मैं पाए। क्या बोल रहा हूँ सर, ये तो एनआरआई हैं जो आज आए हैं बाहर से सिर्फ कार्यक्रम के लिए। मैडम ने बोला ना कि हम तो सिर्फ प्रोग्राम के लिए आए यहाँ पर। आप जाकर देखिए, देश की राजधानी से लेकर महाराष्ट्र तक घूमिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, ऐसे कई हजार लाखों परिवार हैं जिनके पास सर ढकने को छत नहीं है। सरकार कुछ प्रोवाइड नहीं करा पा रही उन्हें। सरकार की हैसियत नहीं है इनको मकान प्रोवाइड कराने की, घर प्रोवाइड कराने की। सरकार जब एक कार्यक्रम सक्सेस नहीं कर पा रही तो आप इनसे उम्मीद क्या लगा सकते हैं कि ये देश के कार्यक्रम को सक्सेस कर पाएंगे? पेपर लीक सरकार में होते हैं, इनकी सरकार में पेपर नहीं समझते हैं इनसे, कार्यक्रम क्या खास समझ लेंगे। और इसका मोदी जी बखान कर रहे हैं सुबह से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अब प्राइवेट लोग होंगे जी। सेना मजबूत होगा या ये है राष्ट्रवादी? देखिए मैं आपको सबसे पहले बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या है। सबसे पहले जब प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है, तो निजीकरण के चलते जो है, अगर शिक्षा के अंदर निजीकरण होता है, सबसे पहले शिक्षा पे आते हैं। शिक्षा इस देश के अंदर फंडामेंटल राइट है और जिससे लोगों को वंचित रखा जा रहा है, तो सबसे पहले शिक्षा के निजीकरण की बात करते हैं। शिक्षा के निजीकरण से नुकसान क्या है? शिक्षा के निजीकरण से नुकसान ये है कि सबसे पहले तो शिक्षकों का शोषण होगा। जो शिक्षक जिनको जो तनख्वाह मिलती थी 50,000, 60,000, 40,000, अब उनको मिलने लगेगी 10,000 रुपए तनख्वाह। ये शिक्षकों का शोषण। उसके बाद जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका शोषण ऐसे होगा कि सर आपका कॉलेज है तो वहां पर जो है ना नंबर नहीं देखे जाएंगे, अब टैलेंट नहीं देखा जाएगा। सेना का निजीकरण पर अब मैं आपको क्या बताऊं, बताइए। सेना के निजीकरण से होगा ये कि आप अपनी चाहे मनमर्जी वाले लोगों को सेना के अंदर भर्ती करेंगे। इससे क्या होगा कि जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि आर्मी के अंदर भर्ती के लिए डिग्री के साथ साथ 10 किलोमीटर की दौड़ भी चाहिए होती है। अगर सेना का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सर आप कर्नल हैं, थोड़ा हमारा तनिक एक भाई है उसको लगवा दीजिए, तो आप तुरंत लगवा देंगे, तो मेरिट बेस जो है वो समाप्त हो जाएगा। और सेना के प्राइवेटाइजेशन से होगा ये कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन वाले लोग जो अभी अनऑफिशियली तौर पर हंगामा करते हैं, दंगे और प्रदर्शन करते हैं, फिर ये लोग ऑफिशियली तौर पर दंगे प्रदर्शन करने लग जाएंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे? तो सेना का प्राइवेटाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये बात सरकार को सोचने की। दूसरी बात होगा ये कि सेना की पेंशन पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज एक जजमेंट और आया है। वो जजमेंट मैं आपको बता दूं, वो जजमेंट सरकार के मुंह पे तमाचा भी है। 1 रैंक 1 पेंशन का जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो जजमेंट आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर सरकार को साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको मार्च तक का या फिर एक टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम तक आपको जो है जितने भी ऑफिसर्स हैं आर्मी के, आपको उनको पेंशन देनी होगी। और ये सरकार को अल्टीमेटम दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज। टीवी अखबार वालों को भी अब नए ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये लोग बड़ा गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो जो लाश दिखा रहे हैं, और मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, क्या आपको लगता है कि देश का टेलीविजन यानी देश का न्यूज चैनल आज के समय में बच्चों के देखने लायक बचा है? एक बात आप मुझे बताइए, एक एंकर थे रिपब्लिक भारत के, नाम लेकर बोलता हूं, प्रदीप भंडारी, वो किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो बच्चों के लिए सही शब्द है? बताइए ना आप मुझे। मैं उस शब्द को ले नहीं सकता हूं क्योंकि हमें भी बहुत अच्छे समाज के प्रतिष्ठित लोग देखते हैं। सरकार नकेल कस रही है, कुछ दिखाने लगे हैं टीवी अखबार। सरकार नकेल नहीं कस रही है, सरकार का एजेंडा समझिए। सरकार का एजेंडा ये है कि क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहा है, और जब जब निजीकरण होता है तो क्राइम बढ़ता है, और ये क्राइम बढ़ रहा है देश के अंदर। जब क्राइम बढ़ेगा तो सरकार गाइडलाइन बना रही है कि आप लाशें नहीं दिखा सकते हैं, आप खून खराबा नहीं दिखा सकते हैं, आप खून के छींटे नहीं दिखा सकते हैं। सरकार गाइडलाइन बना के तैयार कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा महंगाई का होगा, और भी ज्यादा बेरोजगारी का होगा, तो उसके लिए पहले से लगाम कसी जा रही है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट जो है, वो इन पर तो लगाम नहीं कसता जब टेलीविजन चैनल पर जूता खोल दिया जाता है, जूता दिखा दिया जाता है, एक स्पोक पर्सन हार्ट अटैक करके वहां मर जाता है, तब इन पर लगाम नहीं कसी जाती। 24 घंटे हिंदू मुस्लिम किया जाता है, तब इन पर लगाम नहीं कसी जाती। ये बताइए ना आप मुझे।
एक व्यक्ति के पर्सनल लाइफ तक कमेंट हो जाते हैं, तब इन पर लगाम नहीं कसी जाती। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, नहीं कि सिर्फ मोदी जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये देखिए। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहौल है, नफरत फैल रही है, डर का माहौल है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती है, उनके घर की बिजली काट दी गई है, वो अंधेरे में रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक 19 साल के आदिवासी लड़के का छत्तीसगढ़ पुलिस एनकाउंटर करती है। तो डर का माहौल भी आपको एक ब्राह्मण समाज का आदमी कह रहा है कि मैं मिलना चाहता हूं सिविल आपसे। सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो भी सेक्शन डरा हुआ है, उसके आप दिल की उसकी मन की नफरत, उसको डर को आप कम करना चाहते हैं। तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डर में वहां अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहां आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ में क्या वही होगा। नहीं, सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? अब बताइए, ये बताइए, नरेंद्र मोदी तो पीसी नहीं करते, राहुल गांधी कहते कि मैं पीसी करता हूं, सवाल पूछ लिया तो वो कहते कि ठीक है इस मामले को देखेंगे जी। मान लीजिए मोदी जी नहीं पीसी करते हैं तो क्या राहुल गांधी भी अगला डिक्टेटर होंगे? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिक्टेटरशिप की परिभाषा ये नहीं है कि अगर कोई पीसी नहीं करेगा तो डिक्टेटर है, यानी वो एक हिटलर एक तानाशाह है, नहीं। इसकी परिभाषा ये है कि आप लोगों को जो बोलने का हक और अधिकार है वो आप लोगों से छीन रहे हैं, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता राहुल है। गांधी तो ये भी तो कह सकते, राहुल गांधी के समय ग्रीन हंट चला जी, राहुल गांधी की सरकार थी, यूपीए 2 यूपीए 1, जी, लालू यादव के बिल फाड़े गए जी। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो बीजेपी नहीं कर, सारा काम तो वही करी बीजेपी, प्राइवेटाइजेशन हो जो कांग्रेस करती थी सर। लेकिन मेरे को आप एक चीज बताइए ना, आपने भी वही सवाल खड़ा कर दिया जो सवाल इस देश के पत्रकार नेशनल चैनल पर बैठ के करते हैं। अरे तो एक मैं बात सही बात नहीं, तो बोलूंगा ना नहीं, सर, आप मैं मेरे किसी को का एक चीज प्रवक्ता थोड़ी नहीं, मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि लोगों ने कांग्रेस को बदला, उसके पीछे रीजन क्या था? कहीं ना कहीं वो गलत थी या पॉलिसीज गलत रही, लोगों ने इसलिए तो परिवर्तन किया। लेकिन अगर आप भी वापस वही आके वही काम करते तो लोग आपको भी क्यों रखेंगे सत्ता में? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप भी तो अगर वही कर रहे हैं तो फिर आपको भी क्यों रखा जाएगा? आपको भी हटाया जाएगा। आपको भी हमें नहीं रखना, हमें भी नहीं चाहिए आप, क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन करके, क्योंकि आपको पता है जो काम योगी करते हैं यूपी में वही काम अशोक गहलोत कर रहे हैं, राजस्थान में बुलडोजर चलवा रहे हैं, न कोर्ट न कानून न फैसला सुना दे रहे हैं। तो ये भी सीधे तौर पर गलत है। आप एक बात बताइए ना, मैं तो ये कहता हूं अगर बुलडोजर इतनी सशक्त है तो न्यायपालिका पे ताला लटका दीजिए। ये किया राहुल गांधी की गहलोत सरकार ने राजस्थान में किया है। तो सवाल किया जाएगा, उनसे पूछिए ना, उनसे आप, मैं भी पूछता हूं साथ में, मैं भी कहता हूं कि आप तो न्यायपालिका सवाल कह रहे हैं कि मोदी जी से पूछिए। नहीं, आप ये मतलब बताइए मोदी जी जवाब नहीं देंगे तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस मान ले कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक बात मुझे दोनों का बताइए। डेमोक्रेसी नहीं, भरोसा मैं नहीं क्या है। बोलता हूं आपसे, अगर वो बुलडोजर चला रहे हैं, आपने भी बुलडोजर चला दिया तो न्यायपालिका पर ताला लटकवा दीजिए, क्योंकि आप तो खुद ही वो कानून बन रहे हैं, जुडिशरी आप खुद बन रहे हैं। तो मान ले कि अब सारी राजनीतिक दल जो है अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी, किसी को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जब तक पढ़े लिखे यंगस्टर्स आगे नहीं आएंगे, नौजवान आगे नहीं आएगा। नौजवान को सिर्फ कमेंट में ये काम नहीं है नौजवान का कि नीचे शाम को फेसबुक लेकर, इंस्टाग्राम लेकर या ट्विटर लेकर नीचे कमेंट में गालियां लिखकर नहीं। अब नौजवानों को सड़कों पर उतरना होगा, अपने देश के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए और अपने हक और अधिकार के लिए नौजवानों को सरकार से सवाल करने होंगे और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। लाल बहादुर शास्त्री कोई अवतार नहीं थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई अवतार नहीं थे। मैं बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो कायस्थ समाज से थे, मुझे एक दर्शक ने बताया, वो ब्राह्मण समाज से नहीं थे। आपकी क्या जानकारी? देखिए मैं आपको ये बता देता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में तो मैं यही जानता हूं, लेकिन क्या है कि मैं ये जानता हूं कि शास्त्री जी, आप कोई सी भी उनको कास्ट रीजन दीजिए, मैं ये कहता हूं कि आप शास्त्री जी के विचारों को फॉलो करिए। मैं शास्त्री जी के अगर आप इस समय की बहुत दर्दनाक खबर आ रही है गुरुग्राम में, मतलब गुड़गांव में भीषण आग लगी है, 200 झुग्गियां जल गई है, कई सिलेंडर में विस्फोट, दर्जन भर लोग झुलसे हैं। सोचिए सर्दी में बहुत ही दर्दनाक खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के न साथ हूं न किसी के खिलाफ हूं, मैं इस देश के संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ हूं। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सोनी सोरी को लेकर सवाल पूछा, छत्तीसगढ़ को लेकर सवाल पूछा। राहुल गांधी कह सकते थे कि हाँ मुझे जानकारी है, मैं पता करूंगा, लेकिन वो कह रहे कि नहीं आप मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते तो हमसे भी मत पूछिए। तो सर मोदी जी और आप में फिर क्या फर्क है?
इसलिए मैं कह रहा हूं पत्रकारों को किसी के साथ नहीं होना चाहिए, न किसी के खिलाफ। पत्रकारों को हमेशा इस देश, इस संविधान और पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। जहां जिसकी सरकार होगी उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में आपकी वाणी से तो सारा विपरीत कार्य चल रहा है। आपने कहा कि पत्रकारों को किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं पत्रकारों के नाम बता दूं, पत्रकार तो राज्यसभा जाने की होड़ में लगे हुए हैं। पत्रकारों को तो आप ये बताइए मुझे, अभी ये जो जी न्यूज के मालिक थे इसी बार तो नहीं गए राज्यसभा, पहले तो सुभाष चंद्र राज्यसभा मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के। तो पत्रकार ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा बड़ी दलाली करूं, यानी मुझे राज्यसभा के लिए उपलब्धि हो, तभी तो ये टीवी चैनल्स पर बैठ के सरकार को प्रमोट कर रहे हैं, वरना पत्रकार को क्या गर्ज पड़ी है कि वो सरकार को चलिए, समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन जिनकी गिरफ्तारी हुई थी अखिलेश यादव, उनको जमानत करवाने में कामयाब रहे हैं। पहली बार लग रहा है कि अखिलेश यादव ने अब तय कर लिया है कि वो अब राजनीति सड़कों पर उतर के करेंगे। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। मैं आपसे एक चीज इसमें बोलना चाहता हूं, आपने जो अखिलेश यादव को लेकर बोला, मैं बता देता हूं कि ट्विटर पर जो उनको लेकर जो मनीष अग्रवाल है उनको लेकर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए, क्या जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने, नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने हजरतगंज थाने में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कराई है। क्या उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको भी उठाकर लेकर आएगी? क्या कानून सबके लिए एक सवाल होगा? मेरे माइंड में है ही नहीं गया वो, मुझे रोकना पड़ेगा आपको प्लीज। एक ही सवाल, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया, शुक्रिया। तेजिंदर बग्गा जो है, जो उन्होंने इसको वीडियो को शेयर किया है, एक बात तो है मोहित जी, 5 करोड़ रोज का लगभग खर्चा है भारत जोड़ो यात्रा का जी, शानदार टेंट लगता है जी। आपको लगता है इससे ये असली भारत है जो राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह से ताम झाम, बैंड बाजा, तमाम 5 स्टार फैसिलिटीज है, ये भारत है या लोकल ट्रेन? भारत का लोकल ट्रेन में सफर किए कभी? मैंने किया बिल्कुल, महाराष्ट्र लोकल में बिल्कुल नहीं, वो लोकल नहीं, ऐसे जनरल एक्सप्रेस में जो भीड़ होती है, बिल्कुल करिए। कभी सरकारी अस्पताल के में गए हैं? बिल्कुल गए। आईसीयू में गए हैं? बिल्कुल। वहां की तकलीफ है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तकलीफ है, दोनों में क्या अंतर? एक होता है भूख खाने के लिए लाइन में लगना जी, और एक होता है सिनेमा के टिकट के लिए लाइन में लगना जी। क्या देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझ रहे हैं? मैं एक चीज बताता हूं। अब मैं इसको लेकर मैं ये मत समझिएगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में। आज राहुल गांधी जो है, आज राहुल गांधी एक बात बोलते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि टी शर्ट को लेकर जो मेरी एक सवाल खड़ा करा जा रहा है, मैं सबसे पहले उस टी शर्ट की पोल खोलता हूं। राहुल गांधी बताते हैं कि जब वो मध्य प्रदेश से यात्रा गुजर रही होती है तो उनको 2-3 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आती हैं। जब वो उनको गोदी में लेते हैं तो बच्ची एक पतली सी टी शर्ट पहनी होती है जो कांप रही होती है। तो राहुल गांधी ये बोलते हैं कि जब तक मैं कांपूंगा नहीं तब तक मैं इस टी शर्ट को जो है वो नहीं बदलूंगा। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी एक बार प्राइवेट, दूसरी बात, एक बार लोकल ट्रेन में चल लें जी, मजदूरों वाला जी। राहुल गांधी एक बार प्राइवेट सरकारी अस्पताल के आईसीयू में चले जाएं जी, सरकारी अस्पताल में इलाज करके एक आम आदमी की तरह लाइन लग ले जी। मैं मोदी जी तो सर सत्ता में हो तो सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर मान लो आप एक विपक्ष के नेता हैं तो आपको ये करना नहीं, वो सत्ता में नहीं, अगर वो भारत को समझना चाहते हैं, आप सहमत होंगे मेरी बात से, अगर भारत को आपको समझना है तो आपको सबसे पहले भारत के अस्पतालों में जाना होगा, स्कूलों में जाना होगा, जो भारत के जो लोकल आदमी हो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं सर कि वो उनकी बेहतरी के लिए कौन करेगा? बिल्कुल। तो ये चीज के लिए भी मैं कहता हूं, और इसके बाद में मैं यही चीज राहुल गांधी को भी बोलूंगा कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो साथ साथ उन्हें अस्पताल के अंदर जाकर भी देखना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे
एक कहाँ दवाई के लिए, देखेंगे सर? मेडिसिन के लिए कैसे लड़ाई लड़ रहा है। मैं तो सच बोलने के लिए बदनाम हूं, चापलूसी की बड़ी फौज है, सब नेता अपना नंबर बढ़ाने के लिए बिल्कुल। कहा राहुल गांधी लेफ्ट साइड नहीं देख पा रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं भारत देख लेंगे। तो मैं वही तो इतनी बता रहा हूं। भीड़ है नेताओं की, उनकी रोज जी। का इवेंट मैनेजमेंट है, जी। सब कुछ तय होता है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, जी मैं कह रहा हूं कि इस तरह की जो लग्जरी जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, जी ये तो मोदी जी की लग्जरी से कम नहीं है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, जी। विपक्ष के तौर पे लोहिया ने कहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इतने सारे लोग जो हैं, अभी ये जो इवेंट मैनेजमेंट पे आपने बात करी, इतने सारे लोग जो हैं, पहली बात तो ये कि इतनी ठंड है कि कहीं कहीं टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री भी चला जाता है, 2 डिग्री भी चला जाता है। ऐसे में लोग आपको लगता है इवेंट मैनेजमेंट की काट इवेंट मैनेजमेंट है? नहीं, मैं आपको एक चीज कहता हूं, लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं तो लोगों को मिलनी चाहिए आज से ना। आज कहने का बढ़ेगा मतलब ये, सर। कहने का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी भी उसमें चल रहा है। सारे तो ये है नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि भारत जोड़ो। भारत नहीं दिख रहा है सर, इधर लेफ्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, राइट में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं, अगर आप, मैं आपको पहले इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। इस सवाल का जवाब आपने कहा, आप किस मुंह से सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री नहीं, का 8 करोड़ का मैं जहाज आपसे- है, मैं आपसे 22 ये करोड़ का सेंट्रल विस्टा, जब आपकी भारत यात्रा रोज का खर्चा 5 करोड़ है। नहीं, मेरी नहीं है पहली बात तो। राहुल गांधी के हाँ। सवाल आपको उनसे पूछे थे। आप- आपने कहा, हाँ। आपने कहा कि भारत, क्या कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में इधर कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे हैं, उधर कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे हैं, आगे कांग्रेस कार्यकर्ता है, पीछे कांग्रेस कार्यकर्ता है, और इतनी सारी आम आदमी भीड़ और मैं- जुम्म दिख रहा है। सुनिए, जी, जी, मोहन जी। शर्मा, आम आदमी जी। राहुल गांधी से मिल सकता है इस यात्रा में? सब कुछ तय होता है, कौन मिलेगा, कभी कमल हासन मिलेंगे, कभी स्वरा भास्कर मिलेंगी। देखिए, अब तक मैंने भारत जोड़ो यात्रा को जो है, देखिए मैं आपको देखिए, हम लोग बताता हूं, मीडिया मैंने के अभी छात्र तक हैं, इसको ज्वाइन हम नहीं लोग किया है। मीडिया के छात्र हैं। मैं आम लोगों का भी, ये इवेंट मैनेजमेंट है सर, ये भी मोदी जी का प्रभाव है, ये सब लोग सीख रहे हैं। जी, तो आप इसमें, आप ये बताइए ना कि इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है। मैं तो भारत जोड़ो में जुड़ा नहीं हूं, जो आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। मैं तो खुद ये कह रहा हूं आप कि तो मोदी जी से भी नहीं जुड़े हुए, तो हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको अस्पताल में जाना चाहिए। मोदी से सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी से नहीं पूछ सकते हैं। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा, तो मैं कहता रहा हूं कि आपको अस्पताल में भी जाना चाहिए, आपको विद्यालयों में भी जाना चाहिए, और वहां जाकर आपको अस्पतालों का निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि एक गरीब आदमी दवाई के लिए मर रहा है, एक गरीब आदमी बेड के लिए मर रहा है। आपको देखना चाहिए कि कैसे लोग मुझे तो जूझ रहे लगता है हैं। कि इस देश में राहुल गांधी दूसरा हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। इस देश में होना तो चाहिए था जाति जोड़ो यात्रा, ये देश जातियों में बटा हुआ है। जी, ये नहीं लगता आपको ज्यादा बेहतर होता राहुल? एक बात आप मुझे बताइए। एक बात, राजनीतिक रूप से राहुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी, जितना धर्म का वो नाम लेंगे ना, देखिए, मैं आपको एक उतना चीज ज्यादा बताता हूं। धर्म के नाम पर, पता है वोट कौन, अगर आपको धर्म के नाम पर वोट देना होगा तो किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? मैं धर्म के नाम पर कोई, मेरे को अपनी बहन की शादी थोड़ी करानी जो मैं धर्म के अरे नाम मैं पर एक वोट बात दूंगा। कह रहा हूं, जो धर्म के नाम पर वोट देगा ना, जी वो बीजेपी के साथ ही जाएगा। जी, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कहा कि धर्म के नाम पर वोट, पहली बात तो ये कि धर्म के नाम पर वोट होगा ही क्यों होगा धर्म के नाम अरे पर? राहुल रोज जनेऊ दिखा रहे हैं, राहुल मंदिर जा रहे हैं, न स्कूल की बात कर रहे हैं, ना अस्पताल की बात कर रहे हैं, ना आरक्षण की बात कर रहे हैं, ना जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे कि हम मोदी जी से, हम शंकर के अवतार हैं। मोदी जी कह रहे हम कल की अवतार हैं। विष्णु के अवतार है मोदी जी, बताते हैं ऐसा लोग बता रहे हैं, और मोदी जी भी बोल रहे हैं तो कि ये कह रहे हम शंकर है, तो एक त्याग कह रहा है, एक तपस्या कह रहा है, तो दोनों दोनों एक धर्म ही की है। राजनीति कर रहे हैं। धर्म की आप राजनीति, इस देश का भला धर्म की राजनीति से होगा? इस देश का भला धर्म की राजनीति से कभी नहीं हो सकता। ऊपर से ये देश जो है दोबारा से गुलाम हो जाएगा अगर आप ये धर्म के चक्कर में चलते रहेंगे। तो इस देश के अंदर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी बड़का हिंदू या मोदी जी सबसे बड़का हिंदू? ये देश का संविधान सर्वोपरि, और मैं सबसे बड़का राष्ट्रवादी पत्रकार, यही चल रहा है। इवेंट मैनेजमेंट की काट इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी नेता की हैसियत नहीं है कि वो इस तरह का भारत जोड़ो यात्रा कर दे। 5 करोड़ का एवरेज रोज खर्चा है। मुझे लगता है कि काश राहुल गांधी इस देश के स्कूल, अस्पताल, गरीबी, बेबसी, झुग्गी झोपड़ी घूम लेते तो हो सकता है इस देश के लोगों का भला हो जाता। मैं ये किसी खीज में नहीं कह रहा हूं, जो मैं फैक्ट देख रहा हूं वही कह रहा हूं। मोदी जी ने हमारा खेत नहीं जोत लिया है। मैं भी उनके इवेंट मैनेजमेंट के खिलाफ हूं। देश का पैसा जा रहा है, टैक्स का पैसा जा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट इस देश की राजनीति को बर्बाद कर देगा, और इसका जड़ जो है वो पीके है, जिसने इस देश के तमाम राजनेताओं को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को धर्म से पॉलिटिक्स करने पर मजबूर कर दिया।
और सोशल जस्टिस, गरीब, लाचारी, बेबसी की लड़ाई कहीं पीछे छूट गई। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए कि खाई से बचने के लिए कुआं में गिर जाइए। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।